वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सोनिया चहल और आज हम बायोलॉजी का करने वाले हैं वन शॉट। हमारी जो लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट है इकोलॉजी वाली, उस यूनिट का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, इकोलॉजी समझने से पहले, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन समझने से पहले यू हैव टू नो सम थिंग्स लाइक कि आपका जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एंड उसकी पॉपुलेशन ना। तो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करती हूं तो एवरी ऑर्गेनिज्म, उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, जो भी, एनीथिंग सराउंडिंग अस, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वायरमेंट, जो कि हमारे कोई भी आसपास है। अब हमारे आसपास दो चीजें हैं, या तो हमारे आसपास लिविंग चीजें हैं जिनको हम बायोटिक बोलेंगे, या फिर हमारे पास नॉन लिविंग चीजें हैं जिनको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। फिर हमारी बात आती है निशे की। अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैबिटेट के साथ कंफ्यूज करते हैं, कि हैबिटेट हमारा निशे होता है, बट एक्चुअल में निशे इज आर डिफरेंट थिंग। ये जो हमारा है, ये लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा हैबिटेट होता है। सिर्फ इतने को अगर मैं कहूं तो हैबिटेट, जैसे कोई एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, राइट, एरिबोरल है, ये आपकी हैबिटेट है। बट मैं निशे की बात करूंगी तो निशे में आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म कितनी रेंज तक कोई भी कंडीशन टॉलरेट कर सकता है, वो क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक्स ऑर्गेनिज्म है एंड वो खाने में क्या यूज कर रहा है, ओढ़ने में, पहनने में, क्या क्या चीजें उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या वो यूज कर रहा है, कैसे कैसे रिसोर्सेज यूज कर रहा है, क्या वो खाने में वेजिटेरियन है या फिर वो ओमनीवोर से सब खा लेता है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खाता है, ऐसे वाला कंडीशन। यानी जो हमारा फूड या किसी भी तरीके से रिसोर्स हो सकता है, रिसोर्स के अंदर डाइवर्सिटी, साथ में वो कितनी आपकी टॉलरेट कर सकता है हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम्स की पैरामीटर्स को, हमारे जो अबायोटिक फैक्टर्स है वो कितना टॉलरेट कर सकता है, जो फिजियोकेमिकल कंपोनेंट होता है, उन सबको मिला के हम निशे कहते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो जहां पे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना रेंज तक वो कौन से अबायोटिक फैक्टर्स को टॉलरेट करता है, राइट, किस किस के साथ वो इंटरेक्ट करता है लिविंग में भी, उन सबको मिला के हम एक वर्ड बोले तो हम कहेंगे निशे। अब ये सारी चीजें हमको पढ़नी है कि ऑर्गेनिज्म जो हमारा है इंटरेक्ट करेगा बायोटिक के साथ या फिर अबायोटिक के साथ। कहां पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में। इकोलॉजी में जहां पे हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। इकोलॉजी टर्म पूछ ली जाती है तो ऑलवेज रिमेंबर अर्नेस्ट हैकेल इज द वन जिन्होंने आपकी इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था 1866 में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, तो प्लीज मेक श्योर आप इसको याद कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेक्शन। देखो, इंटरेक्शन दो तरीके से होंगे। एक हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल, हमें फूड चाहिए, है ना, हमको ऑक्सीजन चाहिए, वो सारी चीजें हम कहाँ से लेते हैं? जनरली प्लांट से लेते हैं, है ना। तो प्लांट्स हमारे क्या है? बायोटिक है, यानी हमको फूड लेना है, ऑक्सीजन लेना है। हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में वर्क करते हैं, वो सारे बायोटिक है। तो हम क्या कहेंगे जी, वो कैसे हैं? बायोटिक इंटरेक्शन जाएगी। अबायोटिक में जैसे टेम्परेचर के बिना तो काम नहीं चलेगा हमारा, वाटर के बिना काम नहीं चलेगा, सॉयल के विदाउट काम नहीं चलेगा। ये सारे फैक्टर्स हमारे किस में आ जाएंगे? अबायोटिक में आ जाएंगे। अब कैसे किसके साथ इंटरेक्शन होती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले आपका आता है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर में हमारा क्या सीन है, किस तरीके से हमारे टेम्परेचर के लिए हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, क्या क्या हमको जरूरत है। तो टेम्परेचर की जरूरत आपको पता है कि बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं जो एक बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर चाहिए होती हैं। जैसे तुम डीकम्पोजिंग की बात कर लो, डीकम्पोजिशन करनी है तो वहां पे भी आपको एक ऑप्टिमिक टेम्परेचर चाहिए होता है। कोई भी एंजाइम है, कोई भी हार्मोन है, एनीथिंग, हर किसी की एक रेंज होती है, राइट, हर किसी की क्या होती है? एक रेंज होती है। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर हमारा वेरी करता है सब जीरो से लेके हमारा बिल्कुल हाई तक। सब जीरो यानी जो हमारा पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन है, राइट, पोलर रीजन से लेके हमारा बिल्कुल हाई टेम्परेचर तक, है ना,
बिल्कुल हाई टेम्परेचर, जो हमारी लगून्स होती हैं, लेक्स होती हैं, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, गिव मी अ सेकंड गाइस प्लीज, वहां तक हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। अब आप मुझे बताओ, सब जीरो में आप रह सकते हो क्या? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि क्या आप सब जीरो के अंदर आप रह सकते हो, यस और नो? क्या आप सब जीरो के अंदर रह सकते हैं, हाँ कि ना? तो आप कहोगे मैम नहीं रह पाएंगे, पोलर रीजन पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हम वहां पे कैसे रह सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना? किसी भी तरीके से हमारे लिए वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है इतने हाई टेम्परेचर पे रहना, हाँ कि ना? क्या मैं गलत कह रही हूँ भैया? क्या मैं गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ? चलिए, अगर मैं सही कह रही हूं तो आप एक चीज भी मानेंगे कि हमारे पास एक लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है, राइट? हमारे पास लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है, जो कि जनरली हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं, है ना, वहां पे आपको देखने को इतना मिल जाता है। चलो लिख देती हूँ मैं इसको, सब जीरो है, सब जीरो से हमारा लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस ये भी हमारा टेम्परेचर होता है। नॉर्मली ये टेम्परेचर हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में देखने को मिल जाता है, इक्वेटर के थोड़ा अबाव, जैसे जैसे हम ऊपर पोलर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा ये वाला रेंज भी बढ़ता जाता है, मतलब सॉरी इक्वेटर की तरफ आते जाएंगे, पोलर से उल्टा बोल दिया मैंने, राइट राइट। फिर हमारे पास आती है थर्मल रिंग्स, है ना, थर्मल स्प्रिंग्स हमारे पास आती है। देन हमारे पास आता है कि एक्सीड कर जाती है 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर हमारा, तो ये लार्जर का निशान है, ये स्मॉलर का निशान है, ठीक है ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ये चीज आप याद रखना। और बल्कि ये भी आपका लार्ज भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा डीप सी हाइड्रोथर्मल में, या फिर आप कह सकते हो थर्मल स्प्रिंग्स में। यहां पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ये वाला हमारा हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, ये हमको ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में हाई एल्टीट्यूड में मिलेगा देखने को। अब देखो, अगर तुम रेंज देखो, हम कौन सी रेंज में लाई करते हैं? हम इस वाली रेंज में लाई करते हैं, इससे थोड़ा नीचे वाली में, ना लोअर है ना, लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, हम इस वाली रेंज में लाई करते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जो कि हमारे बहुत सारे एक वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ह्यूमंस ठंडी आएगी टॉलरेट कर लेंगे, गर्मी आएगी टॉलरेट कर लेंगे, राइट। हम हमारे पास जुगाड़ होते हैं, हम कपड़े पड़े निकाल लेते हैं, विंटर्स के क्लॉथ्स ले आएंगे, राइट, हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। वहीं पे आपने कभी किसी छिपकली को सर्दियों में देखा है, किसी मेंढक को सर्दियों में देखा है? नहीं देखा होगा। रीजन बीइंग कि वो उस ठंडी के टाइम को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ओनली वो हीट के टाइम को टॉलरेट करेंगे, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, राइट। एस्टिवेशन वो शो करते हैं हमारे, सॉरी हिबरनेशन वो शो करते हैं, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उनके लिए हम एक नाम देते हैं जो कि आप सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट इज कॉल्ड यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल ये हमारा आ जाता है यहाँ पे, राइट। वेट अ मिनट, हाँ जी, क्या कहा मैंने कहा कि अगर एक वाइड रेंज टॉलरेट कर लेता है कोई ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की, तो उसको हम कहेंगे यूरीथर्मल। अगर एक नैरो रेंज ही वो टॉलरेट करता है तो उसको हम कहेंगे स्टेनोथर्मल, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी में केरला का कनाडा का कंपैरिजन दिया है, प्लीज दैट रीड दैट आउट, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फिर बारी आती है हमारी टेम्परेचर की, है ना। हमारी किसकी आती है? टेम्परेचर ही तो करा था मैंने अभी, टेम्परेचर, वाटर लिखना था ये, सॉरी, इट विल बी वाटर। वाटर की बात कर लेते हैं। अब देखो, वाटर के बिना तो लाइफ ही नहीं है,
है ना, हमारी जिंदगी ही वाटर से आई है, तो इसका कहना नामुमकिन होगा कि बिना वाटर के हम काम चला लेंगे। इवन वी आर 70% वाटर, हम ऐसा बोलते हैं, मोर देन 70% वाटर। ठीक है, अब हमारे पास देखो तुम वाटर देखो अलग अलग तरीके का है, हमारे पास ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, राइट। हमारे पास अलग अलग तरीके के वाटर हैं, अलग अलग पीएच उनका है, अलग अलग उनकी क्वालिटी, अलग अलग उनका स्वाद भी अलग आता है। जैसे तुम आरओ का पानी पीते हो अलग होता है, वहीं पे एक झरने का पानी पी लो उसका स्वाद अलग आएगा। रीजन बीइंग उसकी क्वालिटी चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन बोल लो, पीएच बोल लो, वो कैसी होती है, चेंज होती है। ठीक है, बट नॉर्मली जो हम एक चीज लेते हैं, हम यहाँ पे एक लेते हैं कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी। हम मेन जो लेते हैं सैलिनिटी को लेते हैं, कि सैलिनिटी हमारे पास 3 तरीके की होती है। एक सैलिनिटी होती है लेस देन 5 डिग्री, लेस देन 5 ppm। ठीक है, लेस देन 5 हमारी अगर ppm है, ppt 5/1000, अगर इतनी हमारे पास है तो मतलब हम यहाँ पे फ्रेश वाटर में काउंट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। अगर हमारे पास लेस देन 5 ppt यानी 5/1000 इतना सोल्ट वाटर में है तो हम उसको फ्रेश वाटर में कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 30 या 35 डिग्री तक ये सैलिनिटी मिले, 30 या 35 ppt तक ये सैलिनिटी मिले, तो इसको हम मेराइन वाटर यानी सी वाटर बोल देते हैं। अब आप कहोगे मैम इससे भी हाई कुछ ज्यादा हो सकता है क्या, बिल्कुल, हाइपर सलाइन भी हमारे पास हो सकता है। अगर 100 ppt थोड़ा कम भी हो सकता है, इतना हो जाए तो वो हमारा हाइपर सलाइन लगून हमारे हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा सोल्ट होता है। अब देखो आपने बहुत सारी फिशेस देखी होंगी, कैटाड्रोमस फिशेस, एनाड्रोमस फिशेस आपने सुनी होंगी कि फ्रेश वाटर से मेराइन में जाती हैं, मेराइन से फ्रेश में जाएगी कॉपुलेशन के लिए या फिर अपने एग्स को ले करने के लिए, हैच करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे भी होते जो हार्ड कोर सी में ही रहेंगी या फिर आपका हार्ड कोर फ्रेश वाटर में ही रहेंगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी रेंज है। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक हाई रेंज, आपका एक हाई कहूं वाइड रेंज सैलिनिटी की टॉलरेट कर लेंगे। अगर वो वाइड रेंज सैलिनिटी की टॉलरेट कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, यूरी हेलाइन। क्या कहेंगे, यूरी हेलाइन। अगर वो एक लेस रेंज टॉलरेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्टेनोहेलाइन। क्या कहेंगे, स्टेनो हेलाइन कहेंगे। इसमें इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए काफी है, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं, वहीं पे हमें बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट आप सबको पता है बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, फोटोसिंथेसिस, है ना। लाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाँ, सी जो डीप सी होता है वहां पे सोर्स नहीं होता लाइट, है ना, बट बाकी जगह तो लाइट का ये एकलौता सोर्स चलता है। जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो इसी से काम करेंगे, है ना, इसी से काम करेंगे। वो अलग बात है कि लाइट के लिए भी हम चीजें बोलते हैं। कुछ शॉर्ट डे प्लांट है, मिड डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। कुछ को बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, कुछ को बहुत कम। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको बिल्कुल लो लाइट चाहिए होती है, जो छाया में भी पनपते हैं, कुछ बिल्कुल कड़क धूप में पनपते हैं, है ना। तो ये अलग अलग वेराइटी है आपके पास यहाँ पे, अलग अलग फोटो पीरियड यहाँ पे हमारे पास आते हैं, राइट। कि हर किसी प्लांट का एक अलग फोटो पीरियड है, उसका वेरिएशन, उसकी अलग इंटेंसिटी से वर्क चलता है, राइट। अगर आप कहो तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, पहला पॉइंट तो हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। यहाँ पे आपको रेंज नहीं करना है क्योंकि वो टेम्परेचर में ही काउंट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस है, राइट, उसका फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फोटो पीरियड के साथ ना, तो आपको वो फोटो पीरियड के साथ कंफ्यूजन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। फोटो पीरियड क्या होता है कि इतनी लाइट, आपकी इतनी लाइट, सनलाइट की इतनी लाइट आपको चाहिए कि आपका फ्लावर ब्लूम कर जाए, आपकी फ्लावरिंग आ जाए, उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो फोटो पीरियड के लिए और इन सब चीजों के लिए तो आपका ये चाहिए ही चाहिए, राइट। और सन इज द ओनली सोर्स, सन इज द ओनली सोर्स, सन इज ओनली सोर्स एक्सेप्ट डीप सी। समुद्र, गहरे समुद्रों को छोड़ के हर कहीं क्या आता है आपका, यही आता है,
ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि हमारे पास ना यूवी रेज वगैरह भी आती है जहां पे जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, राइट। अगर आप देखोगे तो आप अगले चैप्टर में इकोसिस्टम के अंदर देखोगे कि किस तरीके से आपकी ये चीजें वेरी करती हैं, किस तरीके से आपका लाइट के अकॉर्डिंगली चीजें वेरी करेंगी, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या चीजें आएंगी कि आपके पास मान लो बहुत सारी चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन में आपका टेम्परेचर हाई चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर मतलब कि लाइट ज्यादा चाहिए होगी, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोयल। सोयल की अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है सोयल हमारी क्या होती है, वीदरिंग प्रोसेस से बनती है। किससे बनती है ये हमारी, वीदरिंग प्रोसेस से हमारी ये बनती है। वीदरिंग प्रोसेस से हमारी सोयल बनती है, पहाड़ों से टूट टूट के वाटर के साथ आती है ये हमारी। और वॉट इसकी भी ना अलग अलग होती है, इसकी भी ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज। हमारी सोयल का ग्रेन साइज कितना है ना, उसकी कंपोजिशन कितनी है ना, उसकी क्या भैया, उसका पीएच कितना है, उसके अंदर मिनरल कितना है ना, पीएच क्या है, उसके अंदर मिनरल की अमाउंट कितनी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है हमारी सॉइल की, ठीक है, उसकी कंपोजिशन कैसी है ना, कंपोजिशन कैसी है, ठीक है। ये हमारी चीजें कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, हमारी सॉइल के। और ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पहाड़ का इलाका होगा वहां पे मिट्टी जो है थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, वहीं पे जितना ज्यादा आपका नदी बहा के उसको जितनी दूर ले जाती है उतना ही छोटा पार्टिकल हो जाता है, उतनी ही चीजें आपकी बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे ना कंपोजिशन में सॉइल के अंदर कई बार एक चीज आ जाती है जैसे ह्यूमस जो ब्लैकनेस आती है, और ह्यूमस जो आता है ना, ह्यूमस से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी बढ़ती है ना। तो ये सब चीजें आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। देन इज रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स कैसा होगा, मान लो आपका टेम्परेचर लाइट वाइट कुछ चीजें चेंज हो रही है, तो हाउ वी रिस्पॉन्स, तो रेगुलेट, कॉन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। देखो रेगुलेट में क्या है, नाम से पता चल रहा है रेगुलेट, कि कुछ का कुछ हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, बट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा। सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। डजंट मैटर कि आप किस मौसम की बात कर रहे हो, यानी वी मेंटेन आवर टेम्परेचर्स, वी आर रेगुलेटर्स। ऐसे ही हमारे पास क्या जाते हैं, कुछ हमारे पास बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, जो आपके रेगुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। बट हमारे पास बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे कि समर सीजन के अंदर टेम्परेचर आपका काफी हाई होता है, हम कैसे मेंटेन करेंगे, हमारी बॉडी का भी तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, स्वेट छोड़ेंगे, हमारी बॉडी से स्वेट निकलेगा। अब स्वेट इज H2O, वाटर, और वाटर की लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेटेंट हीट एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी की हीट वाटर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और अब्जॉर्ब करके वो गायब, इवेपोरेट हो जाएगा। यानी जो इवेपोरेशन स्वेट का हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बॉडी हीट, तो हमारी बॉडी हीट कम हो रही है ना, इवेपोरेशन होती है। विंटर की अगर मैं बात करूं, तो विंटर के अंदर हम क्या करते हैं, विंटर के अंदर हमारे पास फैट है, फैट डिपॉजिट होती है, वो फैट हेल्प करती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज कॉन्फर्म। कॉन्फर्म की बात करूं तो जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जो अपना थर्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं, जो अपना थर्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, या फिर वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं अपने आप को। फिर आ जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी जगह ही छोड़ के चले जाएंगे। एग्जाम्पल आता है, क्लासिक एग्जाम्पल देखो, माइग्रेशन ना दो तीन रीजन से हो सकता है ना, 2-3 रीजन से हमारे पास ये हो सकता है। क्या क्या रीजन हो सकता है, पहली बात तो फूड हो सकता है उनको वहां पे खाना नहीं मिला हो। दूसरा रिप्रोडक्शन हो सकता है। इन्हीं दो रीजन से कोई भी जो बर्ड होगा या एनी एनिमल होगा वो माइग्रेट करता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आपका एक पूछा गया है पेपर में, राजस्थान के अंदर भरतपुर यानी कि हमारा कियोलाडो नेशनल पार्क, जिसको हम पहले भरतपुर कहते थे, अभी कियोलाडो नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम द साइबेरिया इज द प्लेस, राइट, जहां से हमारे पास क्या आएंगे, बहुत सारे पक्षी। नेक्स्ट है सस्पेंड यानी अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना एक तरीके से। बहुत सारे जू प्लैंक्टोन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो बाहर के एक अनफेवरेबल
कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को भैया वही के वही सस्पेंड, अपनी एक्टिविटीज को सीज कर लेते हैं। और कई बार तो जो बैक्टीरियाज है वो इंसेस्टेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सस्पेंड इज लाइक अपनी एक्टिविटीज को रोक लेना, दैट इज कॉल्ड सस्पेंड। अब अडेप्टेशंस, हम अपने आप को मॉडिफाई भी करते हैं, तो अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को रिप्रोड्यूस, हमको अपने बच्चे करने हैं, हमको जीना है, तो वी हैव टू अडेप्ट। तो अडेप्टेशंस कई तरीके से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैम प्लांट्स हैं, C4 साइकिल वाले प्लांट्स होते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनके स्टोमेटा संकन हो जाएंगे, है ना, कैम पाथवे फॉलो करेंगे, ट्रांसपरेशन का रेट बहुत कम होगा संकन स्टोमेटा से। जो ठंड में ज्यादा रहते हैं उनके हाथ पैर छोटे होंगे, स्नाउट छोटे होंगे, कान छोटे होंगे। एलन रूल जो हमारा है, एलन रूल कहता है इस चीज को कि भैया जो ठंड के इलाके होते हैं वहां पे लोगों के हाथ पैर कान वान सारी चीजें छोटी होती हैं ताकि हीट रिड्यूस हो जाए। तो ये हमारी अडेप्टेशंस में आती हैं, राइट। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब दूसरा अडेप्टेशन, जैसे कि हम किसी हायर डिग्री हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे अपने आप को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, नॉइजिया, फटीग, सिकनेस हमको फील होता है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल कम कर पाते हैं, उस कम में से भी बहुत कम हम बॉडी को दे पाते हैं। तो हमारी आरबीसीज बढ़ जाती है, नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाती है कि जो मिनिमम टू मिनिमम भी मिल रही है उसको सारी को हम यूज कर लें, राइट। तो हमारे पास ये क्या है भैया, अडेप्टेशंस आ जाती हैं। अगर आप आगे बात करो तो अब आती है हमारी इंटरेक्शन, यानी कि हमारी जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है वो दूसरे बायोटिक कॉम्पोनेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। एक मिनट, चलिए अब देखो इंटरेक्शन के ना रूल होते हैं। इंटरेक्शन जब हम भी करेंगे तो या तो हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा, या फिर हमें कुछ फायदा नहीं होगा ना कुछ नुकसान होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन दो बायोटिक स्पीशीज में होगा, तो ई प्लस, प्लस का मतलब कि हमारे को फायदा हो रहा है, जीरो मतलब कि कोई फायदा ना नुकसान, माइनस यानी कि हमको नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेक्शंस हैं जो हमारी है, जैसे म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा होगा, ए बी दोनों प्लस प्लस में है। कॉम्पिटिशन होगा, दोनों को नुकसान होगा, माइनस माइनस। प्रीडेशन, एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। कमेंसलिज्म, एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेंसलिज्म, एक को माइनस एक को। देखो ये चीज तुमको पढ़नी नहीं है, ये चीज तुमको पढ़नी नहीं है, बस तुमको ये पता होनी चाहिए, इसके अलावा तुमको इसके बारे में फर्दर नहीं जानना है, ठीक है। वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की अगर मैं बात करती हूँ तो म्यूचुअलिज्म हमारा क्या है कि जहां पे दोनों को फायदा हो, जैसे लाइकेन तुमने सुना होगा, एल्गी प्लस फंजाई दोनों का फायदा, दैट इज म्यूचुअलिज्म। इंटरेक्शन ऐसे जहां पे दोनों स्पीशीज को फायदा हो। सबसे पहले लाइकेन, जहां पे फंजाई और आपकी एल्गी होती है। फंजाई खाना नहीं बना सकती पर वो फूड को अब्जॉर्ब कर सकती है, तो फंजाई फूड को अब्जॉर्ब करेगी और दे देगी एल्गी को। एल्गी क्या करेगी, उसका फूड बनाएगी, फोटोसिंथेसिस करेगी और शेल्टर मिल जाएगी उसको फंजाई से, और मिनरल्स मिल जाएंगे उसको फंजाई से। यानी कि जो माल है बाहर से बाजार से लाने का काम करेगी फंजाई, घर पे बनाने का काम करेगी एल्गी। फायदा दोनों का है और मिलके बनाते हैं लाइकेन। ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल इज माइकोराइजा। माइकोराइजा जहां पे हमारी फंजाई है वो हायर प्लांट्स की रूट्स में रहेगी। अब फंजाई के फायदे हैं कि फंजाई कभी भी सैलिनिटी की कंडीशन में, सूखा पड़ जाए उस कंडीशन में, है ना, और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता वहां पे, अटैक नहीं कर सकता, है ना, इन सब चीजों में फंजाई हेल्प करती है। बदले में फंजाई खाना मिल जाता है। तो माइकोराइजा इज ऑल्सो अ म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज आर पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन तुम सबको पता होगा, पॉलिनेशन फ्री फंड में तो होता नहीं है ना। फूल के पास क्यों आता है हमारा भंवरा, इसलिए आता है ना ताकि उसको नेक्टर, शहद मिल पाए। शहद मिलेगा इसीलिए वो आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ शहद के लिए उसको नेक्टर थोड़ी ना मिलेगा, उसको बदले में पॉलन ग्रेन लेके जाना पड़ेगा। वो एक पॉलिनेटर हो जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाता है, बदले में क्या ले जाता है, पैसा ले जाता है, यानी नेक्टर ले जाता है, ठीक है। बट हमारे पास ये जो म्यूचुअलिज्म का है ये 1 to 1 बहुत सारी स्पीशीज का है, यानी कि ये मेरा एक एक्स प्लांट है, इसको वाई एजेंट ही पॉलिनेट करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ जाता है यूका, यूका, अमेरफोथैलस, 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 यूका, ये किस में आ जाते हैं, ये 1 to 1 की स्पीशीज में आ जाते हैं कि कुछ पॉलिनेटर्स का
और हमारे कुछ वास्प, पॉलिनेटर्स वास्प और हमारे कुछ प्लांट्स का 1-to-1 रिलेशन होता है कि भैया कोई और पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, इवन इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी होता है, और उनका लाइफ साइकिल भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। जैसे कि इसमें फायदा क्या है, जो वो 1-to-1 में वास्प आएगी, उस वास्प को क्या मिलेगा, वो अपने बच्चों को खाना दे पाएगी। मान लो ये फूल है, अब इसको यहाँ से घुस के पॉलिनेट करना पड़ेगा, तो इसको सिर्फ एक ही वास्प कर सकती है पॉलिनेट, राइट। अब देखो इसका तो पॉलिनेशन हो जाएगा, और इसमें बदले में वास्प को क्या मिलेगा, वास्प अपने अंडे यहाँ पे अंदर देगी, और यहीं पे उसके अंडे आएंगे, यहीं पे वो क्या किया जाएगा, यहीं पे अंडे आए हैं, यहीं से वो बाहर निकलेंगे, उनके बच्चे, मैगेट से बच्चे निकलेंगे बाहर, उनका लार्वाज निकलेगा, और वो इसी के ऊपर फीड करेगा, इसी से खाना खाएगा। तो अंडों को जगह मिल गई, साथ में बच्चे निकलेंगे, खाना मिल जाएगा, तो दोनों का फायदा चलता है यहाँ पे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स, सम प्लांट्स आर चीटर्स, उनका फ्लावर ऐसा होता है जैसे कि एक फीमेल वास्प हो, एक फीमेल इंसेक्ट हो। इंसेक्ट को लगता है वाओ गर्ल, चलो जाते हैं हम पॉलिनेट करने, चलो हम अपना कॉप्यूलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में वो तो फ्लावर है, वो उसको लग रहा है मैं कॉप्यूलेट कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो पोलन ग्रेन को लेके चला जाता है। तो ये हमारे चीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेडिटेरियन ऑर्किड हमारा ऑफ्रिक्स हमारा एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है, और इसको हम सेक्सुअल डिसीट भी कह देते हैं। सेक्सुअल डिसीट यानी कि एक बंदा कर रहा है, दूसरा बस है ही नहीं वो चीज, है ना, मतलब एक डमी खड़ी हो और एक आदमी उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करे, तो दैट विल बी कॉल्ड सेक्सुअल डिसीट, यानी कि आदमी को मालूम ही नहीं है कि सामने महिला नहीं है, नकली फूल है एक, और वो इंसेक्ट पॉलिनेट करके चला, अपने आप को कॉपुलेट करके चला गया, बदले में वो अपने पॉलन तो ले गया, बट वो कॉपुलेट नहीं करके गया, वो उसको लग रहा है कि हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम स्यूडो कॉपुलेट या फिर सेक्सुअल डिसीट के नाम से भी जानते हैं, दोनों ही सेम चीज है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन में देखो, कंपटीशन किसी में भी हो सकता है, कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है और क्लोजली अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, अगर आप एक ही सोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो साउथ अमेरिका की लेक थी, साउथ अमेरिका की लेक में ये फ्लैमिंगोज आ गए, और वहां की जो लेक की फिशेस थी, रेजिडेंशियल फिशेस थी वो, और ये फ्लैमिंगोज जू प्लैंक्टन्स को खाते थे। क्या खाते थे? जू प्लैंक्टन्स को खाते थे। अब फ्लैमिंगोज की जो स्पीड है खाना खाने की एज कंपेयर टू फिशेस काफी स्लो है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स जल्दी जल्दी खा गए, ठीक है, सॉरी जू प्लैंक्टन जल्दी जल्दी खा गए, वहीं पे फिशेस हमारी रह जाती हैं, फॉर द वन टाइम फिशेस हमारी एक्सटिंक्ट, गायब हो जाती है, वहां से ये डोमिनेट कर जाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है एबिंगडोन टॉर्टोइस का। हमारे पास गैलापागोस आइलैंड था, गैलापागोस आइलैंड पे बहुत सारी घास थी, उस घास के ऊपर ये कछुआ खाना खाता था। अब वहां पे कुछ समय के बाद, अब कछुआ धीरे 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 खाना खाता, वहां पे छोड़ दी बकरी, बकरी ने फटाफट 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 सारा खाना खा लिया, ग्रेज कर लिया, चर लिया, है ना। अब क्योंकि ये जल्दी खा लेगी, ये कछुआ धीरे धीरे खाएगा, ये जमीन का तो सब कुछ खा गई, अभी प्लांट्स पे फीड कर रही है, ये तो बची हुई है, बट ये क्योंकि घास खत्म हो गई है, अब वहां पे कोई घास नहीं है, तो ये टॉर्टोइस वहां से गायब हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है 10-15 सालों में, ठीक है। आगे हमारे पास आता है बैडनकेल, बैलेमस और शेल्थमस। ये क्या है? क्रस्टेशियंस। ये क्या है? हमारे क्रस्टेशियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट इसको हम बोलते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट। ये क्या है भैया? एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, राइट। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं जो हमारे दो स्पीशीज है। अब देखो ये क्लोजली रिलेटेड है, ये हमारी बैलेनस है, ये हमारी क्या है? बैलेनस है, ये हमारी शेल्थमस है। अब ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, इसके अंदर ये वाली जो है थोड़ी स्मॉलर होती है ना, दोनों ही एक रिसोर्स पे खाना खा रही है, सेम ही तरीके से फीड कर रही है, बट ये जो है रिप्रोड्यूस हाई रेट पे करती है, ये स्लो रेट पे रिप्रोड्यूस करती है, तो ये वाली स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर द वन टाइम ये चली जाती है वहां से, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पे जब कंपटीशन की बात करती है तो एक गोज कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहते हैं। गोज क्या कहता है कि देखो जब भी दो स्पीशीज है, चाहे रिलेटेड हो चाहे अनरिलेटेड हो,
एक ही रिसोर्स पे फीड कर रही है तो दोनों का नुकसान होगा, एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी डेफिनेटली। बट आप चाहते हो कि इसमें से कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो, दोनों ही को एग्जिस्ट करे, तो आप क्या करो, रिसोर्सेज को बांट दो कि भाई इतना हिस्सा तू खाएगी, इतना हिस्सा तू खाएगा। अब यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं, एक दूसरे से लड़ना नहीं, कंपटीशन ही, कंपटीशन ही एलिमिनेट कर दो रिसोर्सेज को डिवाइड करके, तो उससे को एग्जिस्ट कर जाएंगी। ये कहता है गोज कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म यानी कि हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसका नुकसान कर रहे हैं बट हम उसको मार नहीं रहे हैं। नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास कई बार होस्ट और वेक्टर की कंडीशंस भी देखने को मिलती है। कई बार हमको पैरासिटिज्म वहां भी देखने को मिलता है जहां पे किसी ऑर्गेनिज्म को दो दो होस्ट चाहिए होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, उसको मलेरिया का फीमेल मॉस्किटो प्लस उसको ह्यूमंस चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा, तभी वो डिवाइड कर पाएगा, है ना, तभी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वहां पे भी पैरासिटिज्म चलता है। पैरासिटिज्म 3 तरीके का है, वन इज एक्टो, सेकंड इज एंडो एंड थर्ड इज ब्रूड पैरासिटिज्म। अगर मैं बात करूं एक्टोपैरासिटिज्म की, तो एक्टोपैरासिटिज्म फीड करता है एक्सटर्नल सरफेस पे बॉडी के, है ना, कोई भी बॉडी है उसके एक्सटर्नल पे, आउटसाइड द बॉडी, ऊपर, उस बॉडी के ऊपर वो फीड करता है, तो उसको हम एक्टो कहेंगे। जैसे किसी के सर में जुएं हो जाए, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, उनके बॉडी पे टिक्स हो जाती हैं, है ना। आपकी मेराइन फिश है ना, उस मेराइन फिश जो है उसके ऊपर बहुत सारे कोपोज लग जाए, तो वो किस में आ जाते हैं, एक्टोपैरासिटिज्म पे आते हैं। एक एक्सक्लूसिव आपका आता है कसकटा, अमरबेल, पौधों के ऊपर अमरबेल आ जाती है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंडो, यानी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं ये वाले, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम है ना, आपका लीवर फ्लूक है, टेप वोम है, हमको एस्कैरिसीस होता है ना, हमारा एंटमीवा हिस्टोल्टिका है, ये बहुत सारे जो हमारी बॉडी में घुस जाते हैं वो एंडोपैरासिटिज्म वाले आ जाते हैं। ब्रूड में क्या आता है, ब्रूड में आता है कि भैया यहाँ पे हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इनक्यूबेट करने के लिए होस्ट को यूज करते हैं, है ना, अंडों को हैच करने के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज हमको इनकी जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कुकू और क्रो इसका एग्जाम्पल आ जाता है कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में छोड़ देती है, कौवा उनको इंक्यूबेट करेगा और फिर गायब, ठीक है, इंक्यूबेट करेगा, आपका मैना निकल जाएगी वहां से, कोयल निकल जाएगी, कोयल का बच्चा वापस कोयल के पास, ठीक। फाइनली हमारे पास आता है प्रिडेशन, जैसे शेर और शिकारी, हिरन के पीछे पड़ा शेर, दैट इज प्रिडेशन। ये एक नेचुरल फिक्सेशन है हमारी इकोसिस्टम में, कोई भी स्पीशीज ज्यादा ना बढ़ जाए उसको मेंटेन करने के लिए प्रिडेशन होता है। नॉर्मली हम जो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, है ना, अगर हम प्लांट्स के ऊपर फीड नहीं करें तो प्लांट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम जो 25% इंसेक्ट होता है वो फाइटोफैगस होता है, मतलब प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, ठीक है। ऐसे भी है जो हम फाइटोफैगस नहीं है, दूसरे भी हैं भैया। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास प्रिकली पियर कैक्टस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया, बहुत सुंदर सा, बहुत क्यूट सा लग रहा था उनको, अजीबोगरीब चीज पसंद आती है उनको, लगा बड़ा प्यारा है, उन्होंने ये लगा दिया अपने गार्डन में। अब ये बहुत रैपिडली फैलता है ना, बहुत रैपिडली फैलता, फटाफट फैल जाता है। जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ, जैसे गिलोय की बेल होती है, बहुत जल्दी फैलती है, ऐसा ये भी बहुत जल्दी फैल गया। अब वहां के जो प्लांट्स थे वही नहीं उग रहे थे, हर जगह यही ये दिख रहे थे, है ना, और ये गायब हो नहीं रहे थे, कितने को उखाड़े तभी उग जाए, जितना उखाड़े तभी उतना ही उग जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी वजह से हेक्टर्स, मिलियंस ऑफ हेक्टर की जो जगह है वो आपकी मतलब इसी से भरी हुई थी, है ना, वो अपना एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाए उस वजह से, ठीक है। तो एक इन्वेजिव कैक्टस का एग्जाम्पल आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम देखो जो इसको खाना बनाते हैं, इसको खाने वाली मोथ ले आते हैं, इसको खाने वाले कीड़े, ऐसे कीड़े जो इस कैक्टस को, प्रीकी कैक्टस को खाते हैं, उनको हम डाल ले आते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में और इनके ऊपर बैठा देते हैं, वो इनको खा खा के कम कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिडेशन की वो मोथ इनको प्रिडेट कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रिडेशन में अडेप्टेशन आती है, कोई बचना भी चाहता है प्रिडेशन से, नेचुरल प्रिडेशन में, है ना, जैसे कि एक आपका कैमोफ्लाज होता है, गिरगिट होता है, जैसी जगह होगी वैसा ही रंग बदल लेगा, गिरगिट, है ना।
तो जो गिरगिट है कैमोफ्लाज दिखाता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, क्रिप्टिकली कलर चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू आसपास का इलाका, ठीक है, वो एक एडेप्टेशन हो सकता है। दूसरा कि वो अपने आप के अंदर पॉइजनस या फिर कोई दूसरी चीज ला सकते हैं, जैसे कि आपकी एक मोनार्क बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, अब इसको कोई इंसेक्ट खा जाए, कैसे बचेगी बेचारी, इसके पास कुछ डिफेंस नहीं है। तो इसने क्या करा, आपको पता है इसकी स्टेजेस होती है, कैटरपिलर की स्टेज, ककून की स्टेज। तो कैटरपिलर की जो स्टेज है, पता है कौन से पौधे पे उगाती, एक पॉइजनस वीड के ऊपर, एक पॉइजनस वीड के ऊपर वो इस कैटरपिलर को छोड़ देती। अब उस पॉइजनस वीड से ही वो कैटरपिलर खाना लेता, तो वो पॉइजन कैटरपिलर में भी चला जाता। अब वो पॉइजन जो है मार नहीं रहा था, बट उस पॉइजन की वजह से इस तितली का स्वाद अजीब सा हो जा रहा था। जो इंसेक्ट पहले इसको बिल्कुल मंच करके खा रहे थे, चाव से खा रहे थे, अब इसका स्वाद बिगड़ गया, है ना। पहले पनीर समझ रहे थे, अब हो गया करेला, है ना। अब करेले को कौन खाए, कोई पसंद नहीं करता, बहुत कम पसंद करेंगे, कम ही करेंगे नॉर्मली। तो उस स्पेशल केमिकल की वजह से इसका टेस्ट ये डिसटेस्टफुल हो गया, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स ने इसको खाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आया कहां से, क्योंकि बटरफ्लाई ने अपने कैटरपिलर को उस पॉइजनस वीड के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, उस पे सर्वाइव करना शुरू कर दिया। कई बार केमिकल के साथ साथ हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी करते हैं, जैसे अकेशिया है, कैक्टस है, इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, इनके ऊपर भैया आपके कांटे आ जाते हैं, और कांटों को कौन ही खाएगा, कौन खाएगा कांटों को। तो ये थॉर्न्स भी आपका एक एग्जांपल है एडेप्टेशन का। अब हमारे पास क्या होता है, एक ये धतूरा है, कुछ ऐसी वीड्स होती हैं जिनको हमारे एनिमल्स कभी नहीं खाते, नेवर एवर, नेवर एवर। इसके पीछे रीजन है, ना खाने के पीछे रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल होता है दैट इज एक ग्लाइकोसाइड, और इस ग्लाइकोसाइड से हार्ट अटैक आ सकता है, और कोई नहीं मरना चाहता, इसलिए इनको कोई नहीं छिड़ता, कोई नहीं इनको खाता, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहां से केमिकल्स निकलते हैं, जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्टाइकाइनिन, ओपियम, जिसको हम एज दवाइयों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर फुल एंड फाइनल आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जहां पे एक को फायदा होता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक मैंगो ट्री है, इस मैंगो ट्री के ऊपर छोटे छोटे एपीफाइट, एपीफाइट मतलब कि दूसरे प्लांट पे उगने वाले एपीफाइट इस मैंगो के ऊपर ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे मैंगो को कोई नुकसान नहीं होता, बट एपीफाइट यहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। खाना वो खुद का बना रहे, इससे खाना भी नहीं ले रहे, है ना। ऑर्किड आ जाते हैं, ऑर्किड, ऑर्किड जो हो गए, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन है एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, और बैडनिकल ग्रोइंग ऑन ए वेल। एक वेल के ऊपर, एक वेल की कमर के ऊपर बहुत सारे क्रस्टेशियंस, वो कौन से वाले क्रस्टेशियन जो मैंने अभी दिखाए थे, बैरनिकल वाले, दो तरीके के सेम सेम, बैलेनस और शेलमेंथस वाले, वही वैसे क्रस्टेशियंस वेल की बॉडी पे आ जाते हैं। उनको खाना मिलता रहता है, मूवमेंट मिलती रहेगी, वेल को कोई नुकसान नहीं होता उससे, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। फिर एग्जाम्पल आता है ये एरगिट्स का। ये एरगिट्स क्या करते हैं, जहां पे ज्यादातर ये भैंस भैंस गाय वाय होती है, वहां पे बहुत देखने को मिलेंगे मैदान में। क्यों? क्योंकि जानवर दौड़ेगा चलेगा तो धरती थोड़ी हिलेगी, वहां से जमीन में से इंसेक्ट निकल के आएंगे, जमीन मतलब वहां पे घास में से इंसेक्ट बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसको फटाफट खा लेंगे। तो जनरली जहां पे बहुत सारे एनिमल्स चरते रहते हैं, वहां पे ये बहुत एसोसिएशन में रहेंगे वहां पे, सो दैट क्या हो पाए, जो इंसेक्ट थोड़ा बहुत घास से निकलता है इनके चलने की और दौड़ने की वजह से, उनको वो खा पाए, ठीक है। ये एरगिट है, दिस इज एरगिट, बगुला इसको बोलते हैं, और ये हमारे ग्रेजिंग कैटल्स के साथ रहता है। नेक्स्ट इज सी एनीमोन। सी एनीमोन जो हमारा होता है, आपने देखा होगा ये ऐसा, और इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा, इतने वाला हिस्सा, ये सी एनीमोन है। मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं। सी एनीमोन जो है उसके टेंटिकल्स होते हैं, जिसके अंदर कॉनोसाइट्स करके सेल्स होते हैं जो बड़े जहरीले होते हैं, राइट। अब इनके टेंटिकल्स के अंदर ये क्लाउन फिश, ये क्लाउन फिश होती है, ये क्लाउन फिश चली जाती है। आप कहोगे मैम क्यों? क्योंकि क्लाउन फिश को कोई भी खा जाएगा, क्लाउन फिश को प्रीडेटर्स खा जाएंगे, बड़ी मछलियां खा जाएंगी, तो उनसे बचने के लिए वो सी एनीमोन के इनमें चली जाएगी, घुस जाएगी टेंटिकल्स में, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी बस। सी एनीमोन को इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक। सी एनीमोन को फायदा नहीं है, क्लाउन फिश की सेफ्टी हो जाती है। फिर आता है सी एनीमोन, हर्मिट क्रैब। सी एनीमोन चल नहीं सकता ना, उसको मूवमेंट चाहिए, तो वो हर्मिट क्रैब के ऊपर लग जाता है, और ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, इससे इसको कोई फायदा है नहीं। तो ये हमारे कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सी, सारे के सारे इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड, लिटिल टू लिटिल, मिनिमम टू मिनिमम वर्ड, और हर चीज आपको मैंने करी है। आपको याद रखना है कि आपके पास जो सिंबल्स हैं,
जो सिंबल्स थे, प्लस माइनस किसका है, प्लस प्लस किसका है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो सिंबल्स आपके थे कि प्लस प्लस अगर आपके पास है तो आपका म्यूचुअलिज्म है, राइट। आपके पास अगर माइनस माइनस है तो आपके पास कंपटीशन है। प्लस माइनस दो में आता है, प्लस माइनस दो में आता है। पैरासिटिज्म में भी प्लस माइनस चलता है और प्रीडेशन में भी प्लस माइनस चलता है। ये आपको याद रहना चाहिए। एक का फायदा एक को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ये हमारा कमेंसलिज्म आता है। एक को नुकसान एक को, ये बस आपको इतना पता रहे, ये अमेंसलिज्म में आ जाता है, ठीक है। और इन सभी के एग्जाम्पल्स, ये जो है इन सभी के एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स के मैंने नाम लिए, जिनको मैंने मुंह से बोला है, उन एग्जाम्पल्स को तो मिनिमम आप कम से कम कर ही लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आगे जो टॉपिक है, आगे हमारा है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट। ये इंटरेक्शन हमने पढ़ ली ना, अब हमको पढ़नी है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। चलिए, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को करने से पहले एक चीज जान लो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंसान है, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी, किसी की भी बात कर लो तो वो अकेला नहीं रह सकता। उसको दूसरे बायोटिक फैक्टर्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म, सेम अलाइक उसी के जैसे ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, राइट। तो एक ऑर्गेनिज्म कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, उसको दूसरों की मदद चाहिए ही चाहिए होगी, उसको अपने अलाइक चाहिए ही चाहिए होगी, जो कि पॉपुलेशन फॉर्म करती है। जैसे हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन, कुत्तों की पॉपुलेशन, बिल्लियों की पॉपुलेशन, ऐसे सेम स्पीशीज की उनकी अपनी पॉपुलेशंस होती हैं, जो आपस में ब्रीडिंग भी करते हैं, इंटरब्रीड करेंगे, अपने सेम रिसोर्स को शेयर करेंगे, एक डिफाइंड जगह पे रहेंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो फीचर्स है ये सिर्फ पॉपुलेशन की होंगी, इंडिविजुअल के नहीं। एक आदमी है, या तो मर गया या जी गया, बर्थ रेट थोड़ी ना होगा, बार बार अंदर जाके बाहर थोड़ी ना होएगा, राइट। तो सेम इस तरीके से पॉपुलेशन के हमारे बहुत सारे रेट्स भी हैं, जैसे पॉपुलेशन रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, राइट। तो पहले आएगा हमारे पास बर्थ रेट। बर्थ रेट यानी कि एक साल के अंदर पर ईयर 1000 लोगों पे कितने नए लोग आए हैं। बर्थ रेट जो आपके 1000 लोगों पे एक साल में कितने नए लोग आए हैं, दैट इज बर्थ रेट, राइट। मैंने कहा कि भैया आपके पास 1000 लोग थे, एक साल के बाद आपके पास 1100 लोग आ गए। वो जो 100 लोग बढ़े वो किस पे बढ़े, वो 100 लोग इन्हीं से तो आए होंगे ना। तो एक पर्सन से कितना इंडिविजुअल, कितना इंक्रीज हुआ, पर पर्सन कितना इंक्रीमेंट हुआ, वही हमको जानना है, वही हमारा बर्थ रेट है। हालांकि एक ऐसा तो है नहीं कि भाई 1000 लोग 100 बनाएंगे, वो एक रेट निकालने की बात होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको यहाँ पे अगर बर्थ रेट निकालना है, डेथ रेट निकालना है, तो हम हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, जो नए लोग आए हैं, न्यू प्लस ओल्ड। ऐसे ही तो हमारी डेथ रेट आएगी, ऐसे ही हमारी बर्थ रेट आएगी, राइट। जैसे कि एक तालाब, उसमें 20 फूल थे, 8 एक साल के अंदर आए, तो बर्थ रेट कितना हुआ, 8/20, 0.4 बर्थ रेट हो गया, राइट। डेथ रेट हो गया हमारा, डेथ रेट यानी वही 1000 लोगों पे एक साल में कितने मरे हैं। तो जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोग डेड है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी बाय में, ये हमारा डेथ रेट आ जाएगा, राइट। कि एक 40 मक्खियां थी, उसमें से 4 मर गई, तो 4/40 यानी कि 0.1 उसका डेथ रेट हो गया। डेथ रेट भी बहुत इजी है हमारा है। सेक्स रेशो, एक पॉपुलेशन में कितने फीमेल्स हैं, कितनी मेल्स हैं, 60% है, 40-30, कितना परसेंटेज फीमेल्स और मेल्स शेयर करते हैं, उनकी कितनी रेशो है। तो वो कितने मेल्स के लिए कितनी फीमेल है, कितनी फीमेल्स के लिए कितने मेल्स है, ये हमको जानना है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट सेक्स रेशो, यानी कि हमारे मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करती है, हमेशा सेम नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती रहती है। समटाइम इट इंक्रीज, समटाइम इट डिक्रीज एंड समटाइम इट इज स्टेबल, राइट। बट ये घटती बढ़ती जरूर है। तो हमारे पास एक 3 चीजें हैं, एक तो बच्चे, एक जवान, एक बूढ़े। तो बच्चों को हमने जवान डिनोट करा है प्री रिप्रोडक्टिव से। जवान जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दीज आर रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दीज आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इनको देख के, इन तीनों की नंबर्स को देख के, एक हम पिरामिड्स को बना के ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है। जैसे कि आपकी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है ना, तो रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट और भी कम है, तो कल को यही प्री रिप्रोडक्टिव में आएंगे, रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट में आएंगे, यानी इंक्रीज होएगी। अगर हमारे बच्चे और हमारे जवान बराबर हों तो हमारी स्टेबल पॉपुलेशन होती है। अगर हमारे बच्चे कम हो, जवान ज्यादा, तो बच्चे कल को जवान बनेंगे तो कम जवान होंगे, कम बनेंगे, तो ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में आती है, राइट।
पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैंने कहा ये 1 मीटर का एरिया है, इसके अंदर बताओ कि कबूतर कितने हैं, चूहे कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो डेंसिटी स्पेसिफाई करता है। डेंसिटी हम क्या करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, कि इतनी वॉल्यूम में कितना मास आ सकता है। सेम गोज विद पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज आ सकते हैं। जैसे एक बड़ा मैदान है, बड़े मैदान में 20 गाजर घास है, एक आपका बैनियन का ट्री है, तो आप कहोगे मैम ज्यादा बड़ा तो बैनियन है, बट एक्चुअल में डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी होगी, आपकी कैरेट, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कि किसकी नंबर, पॉपुलेशन लगा रहे हैं ना, खाली डेंसिटी बोला होता तो मास के कॉन्टेक्स्ट में जा सकते थे, बट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके ज्यादा है, वही हमारी ज्यादा डेंस है, राइट। ग्रोथ मैंने आपको बताया कि हमेशा फ्लक्चुएट करती है। देखो हमारे पास कई रीजंस होते हैं, नेटालिटी रीजन है, बर्थ रेट ज्यादा है ना, हायर बर्थ रेट है, तो हमारा क्या जाएगा वहां पे, क्या जाएगा वहां पे हमारा नेटालिटी हो जाएगा। डेथ रेट ज्यादा है तो हमारी पॉपुलेशन कम होगी, अब डेथ रेट ज्यादा उसको मोर्टेलिटी कहेंगे। हो सकता है कुछ लोग अपनी पॉपुलेशन में आ रहे हों, जब वो बाहर से आएंगे तो उसको हम इमिग्रेशन में काउंट करेंगे। अगर मैं बात करूं छोड़ के जाने की, तो अगर वो छोड़ को जा रहे अपनी जगह को, तो दैट विल बी कॉल्ड एमिग्रेशन। एक फ्लो चार्ट आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीमेंट करने वाले हमारे कौन से हैं, इमिग्रेशन और नेटालिटी। डिक्रीज करने वाले कौन है, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन, ये क्या है, डिक्रीज करने वाले हैं, राइट। अब हमारे पास ग्रोथ मॉडल्स आते हैं कि भाई ग्रोथ मॉडल्स हमारे कैसे हैं, हमारी ग्रोथ कैसी होती है, उसके बारे में भी हमको बात करनी है। हालांकि ये काफी इजी है, मैं इसको कहूंगी काफी इजी है, इसमें इतना कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा इजी हमारा ये है, राइट। तो इसको हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कैसे हो रही है, ग्रोथ मॉडल्स हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं। अब देखो ग्रोथ मॉडल हमको यही तो जानना है ना कि कैसे ग्रोथ हुई है ना, कितने लोग बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे हैं, यही तो हमको जानना है, यही तो हमको जानना है, हाँ के ना, हाँ के ना। तो हमारे पास एक मॉडल आता है, जो 2 मॉडल्स आते हैं, एक तो आपका आता है जो मॉडल है एक्सपोनेंशियल है, एक मॉडल हमारा आता है एक्सपोनेंशियल, और दूसरा आता है लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये लैबोरेटरी में होता है जनरली, और यहां पे आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लॉजिस्टिक की बात करूं तो ये हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे लिमिटेड सोर्स होते हैं, है ना। देखो आपने क्या कहा, आपने बोल दिया कि आपके पास ना इतना टाइम है, आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई, तो हम कुछ डेजिग्नेशंस लिखते हैं, है ना। हमको जो मॉडल जानने हैं, किस लिए जानने हैं कि कितना चेंज हमारी पॉपुलेशन में हुआ है, तो हम एक वर्ड लिखते हैं एन। एन क्या है, हमारी पॉपुलेशन। अगर मुझे कहना है कि चेंज इन पॉपुलेशन, तो मैं लिख दूंगी डी एन। डी एन मतलब चेंज इन पॉपुलेशन, कितना चेंज हुआ है। अब dt आपको पता है, dt मतलब कि हमारा टाइम पीरियड, कि जैसे जैसे इतना टाइम चेंज हुआ तो कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपका 1 महीने का टाइम है तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। तो हम लिखते हैं dn बाय dt, यानी हमारी पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अब यहाँ पे कितनी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, ये हमारी होती है किसके अंदर भैया, ये हमारी होती है किससे, बर्थ रेट और डेथ रेट से। एमिग्रेशन इमिग्रेशन एक अलग चीज है। अब जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की, और या आप इसकी भी बात करते हो, तो लॉजिस्टिक में हम एक चीज जनरलाइज करके रखते हैं कि ग्रोथ तभी होती है क्योंकि हमको ग्रोथ मॉडल देखने, डिक्लाइन तो हमने नहीं करा ना, तो हमारी जो ग्रोथ है दोनों में ही हमारी कभी ना कभी बढ़ेगी। तो यहाँ पे याद रखना एक चीज आती है दैट इज कॉल्ड कि हमारा बर्थ माइनस में डेथ रेट, b माइनस डी इज इक्वल टू आर, यानी एक्चुअल जो ग्रोथ है वो आर है, एक्चुअल जो ग्रोथ है इट इज आर। इस आर के लिए हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वर्ड, राइट। और इसका अलग अलग मैग्नीट्यूड है, जैसे नॉर्वे का रेट है 0.015 है, फ्लोर बीटल है 0.12 है, राइट। इंडियन 1981 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी वहां पे 0.0205 करके आपका आर की वैल्यू आती है, पर पर्सन कितना रेट है, ये रेट निकल के आएगा एक तरीके से आपका,
यहाँ से बर्थ माइनस डेथ, आर निकालेंगे, एक्चुअल चेंज नॉट रेट, इंट्रिंसिक चेंज हमारा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल चेंज, ये आर निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा dn बाई dt कितना होगा कि भैया जो ये हमारा चेंज हुआ है आर एन, आर ये जो जितना एक्चुअल में आया है, और पहले जो पॉपुलेशन थी ये हमारा चेंज आया है, और इसी के बेस पे हम एक्सपोनेंशियल पे कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल हमारे पास आएगा। फर्स्ट इज आर, ये हमारा टाइम है, इधर हमारी पॉपुलेशन है, टाइम के साथ ये हमारा ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। ये हमारा चेंज इन पॉपुलेशन है, ये हमारा चेंज इन टाइम है। dn बाई dt कितना है, dn बाई dt कितना है, dn dt है आपका r बाय n, है ना, कि ये हमारा r जो एक्चुअल ग्रोथ आई है बाय में n, है ना। मैंने आपको कहा कि भाई 1100 लोग आए हैं, पहले 1000 लोग थे, है ना, पहले 1000 लोग थे, अब 1100 हैं, तो बताओ कितने का चेंज हुआ, तो आप कहोगे जी 100 का चेंज हुआ, तो दिस 100 इज योर आर। फिर आपने कहा टोटल कितनी होगी पॉपुलेशन आपकी, कितना चेंज हो गया पॉपुलेशन में, कहोगे जी 11 से हो गई, अभी चेंज इतना हो गया, तो आप इसको ऐड करके बोलोगे ना, तो ये कॉमन चीज आपको समझनी है। ठीक है जी, चलिए ये आपका किसका आ जाता है, एक्सपोनेंशियल का। ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ये हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज आती है, इसको हम जे शेप भी बोल देते हैं, लॉजिस्टिक। जो हमारी एक्सपोनेंशियल थी उसको हम जे शेप बोलते हैं, इसको सिग्मोइड एस शेप भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा अलग सा निकल के आता है। अलग कैसे निकल के आता है, यहाँ पे हमारा dt है, टाइम है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन में चेंज है, और ये यहाँ पे ना स्टेबल हो जाती है, यहाँ पे आके ऐसे स्टेबल हो जाती है। और आप देखोगे कि इधर जो है आपका एक कैपेसिटी, कि इससे नहीं बढ़ के पाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आता है के, ये कैरिंग कैपेसिटी होती है कि भैया इससे ज्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक में क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है ना, मतलब आपके पास करोड़ रुपए है, करोड़ में से आपने बहुत सारे खर्च करते हैं, एक टाइम तो आप बिल्कुल स्पीड से खर्च करोगे, पर एक टाइम जब आपको समझ आएगा कि हाँ पैसे कम पड़ गए हैं, आप अपने उस पर रोक लगा लोगे, है ना। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा जी कैरिंग कैपेसिटी कितने की है, हाउ मच कैरिंग कैपेसिटी, है ना, यानी कि आपको कहा कि एक जगह है उसमें सिर्फ 100 लोग सरवाइव कर सकते हैं, 80 हैं, तो कितनी कैरिंग कैपेसिटी बाकी 20 की ओर रह रही है, चेंज इन उसमें 20 की ओर आ सकते हैं, है ना। तो आपका वो चीज आपको जाननी पड़ेगी, कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कैरिंग कैपेसिटी है कि कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपका नेचर, आपकी वो लोकेशन, आपकी वो सिचुएशन में कितने ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, कितने वहां पे थ्राइव कर सकते हैं, दैट इज देयर कैरिंग कैपेसिटी, राइट, दैट इज के हमारी क्या है कैरिंग कैपेसिटी, राइट। अब यहां पे आप क्या फॉर्मूला निकालोगे, वही चेंज dn बाई dt, rn तो है ही है, टाइम के साथ जो चेंज हुआ वो तो है ही है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की लिमिटेशन आ जाती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं k माइनस एन बाई में k करके। ये हमारी किसकी है, लॉजिस्टिक की है, ये पिछले साल पेपर में आया हुआ है, तो डू रिमेंबर, आप ये याद कर लें कि ये लॉजिस्टिक के लिए है और वो आपका एक्सपोनेंशियल के लिए है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये चैप्टर समाप्त, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। देखो ये मैंने आपको फटाफट कराया है, फटाफट का मतलब कि जल्दी जल्दी कराया है, मिनिमम टू मिनिमम टाइम में आपको कराया है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया विद इन 60 मिनट्स, राइट। पर एक बात आपको याद रखना है कि ये वन शॉट है, यहाँ पे मैं आपको हर चीज डिटेल में नहीं करा पाऊंगी, तो आपको डिटेल बैच ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप डिटेल बैच ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पे हर चीज आपको इलाबोरेटेड फॉर्म में मिलेगी, तो यहाँ पे कोड है आपका Y697S है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यूज करिए, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, बुक्स लेनी है, उस सब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय एवरीवन, डू लाइक द वीडियो।